डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बेनिफिट या एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो आज लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है वो सबसे ज़्यादा है। और उसके बावजूद भी आज तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी सरकार ने लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को वो सपोर्ट नहीं दिया है जो और इंडस्ट्रीज़ को मिलते हैं, रियायतें मिलती है। क्यों गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक कंपनीज को या इंडस्ट्री को वो अहमियत नहीं दी या वो इम्पोर्टेंस नहीं दी अभी तक? उस टाइम अगर एआई होता ना तो आज हमारी कंपनी की साइज है ना जो उससे कम 5 से 7 गुनी होती थी। ये आपके क्लाइंट को जो चाहिए वो देना सीखो, पहली बात। दूसरा, अपनी निश है ना, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है, उस पर काम करके उसको जितना मजबूत बनाएंगे और क्लाइंट आपको एक्सपेक्ट करता है उससे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देना चालू करेंगे, आपको कोई कंपटीशन लाइफ में नहीं लगेगा। तो बहुत सी कंपनीज और भी हैं, लाइक जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये बाइकर्स को भी यूज़ करते हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक बाइक्स भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमेशा कंप्लेंट इनकी क्या रही है कि बाइकर्स को प्रॉपर पे नहीं मिलता या उतना नहीं मिलता जितना कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है। आज की डेट में हमारा जो सेगमेंट है 1,25,000 पर डे की डिलीवरी हमारा ई-कॉम डिवीज़न कर रहा है। बहुत सारे लोग ना इंडिया में जो यंग स्टूडेंट्स हैं, इवन जो मिडिल एज स्टूडेंट्स भी हैं, अब वो ये कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, हम वेल एजुकेटेड हैं, बट हमें जॉब्स नहीं मिलती। सही बात है, बिल्कुल सही बात की। एम्प्लॉयमेंट, हाँ, जिसको काम नहीं करना है, काम ही नहीं करना है। आप देखो आज किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को आप पूछेंगे, बोलेंगे आदमी चाहिए, हमको आदमी चाहिए, और आदमी नहीं मिल रहे। अगर सही माने में अनएम्प्लॉयमेंट होता है इतना, तो क्यों क्वालिटी आदमी नहीं मिल रही? एक सोच की बात है कि जो कोई ठेला लगा रहा है या कोई पान बीड़ी की दुकान लगा रहा है, पान बीड़ी का गल्ला लगा रहा है, उनका कभी गिनती में नहीं आते और वो आज अपने परिवार का अच्छी तरह से पेट पालन कर रहे हैं। हम कई सालों से हमको इंडस्ट्री का दर्जा मिले इतना मांग रहे हैं, वो भी नहीं आज तक मिला। अभी एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हमें तो हर चीज़ में डायरेक्ट टैक्स। आपका बिजनेस सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए, तब तक आप रामायण का मॉडल रखना। और एक टाइम सेटल हो गया उसके बाद सीधा महाभारत के अवतार में चलेगा। महाभारत कहता है मतलब लीडिंग फ्रॉम द बैक। आप रथ के सारथी बनो, आपके पास एक अर्जुन होना चाहिए, एक युधिष्ठिर होना चाहिए, एक भीम होना चाहिए, एक नकुल हो जाना चाहिए, एक सहदेव होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, अनएम्प्लॉयड लोग बहुत हैं इंडिया में और शायद कहीं ना कहीं मार्केट भी कोलैप्स होता जा रहा है। तो आपको लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का फ्यूचर कहाँ दिख रहा है इन कमिंग ईयर्स? तो बोला सर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बोला इसके जिम्मेदार आपके माँ बाप हैं। सर, इंडिया में ना मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉजिस्टिक। तो आप इसको आगे कैसे देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है आने वाले सालों में किस तरह होने वाला है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का? कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बिजनेस क्रिएट नहीं करते बल्कि अपने साथ एक लेगेसी क्रिएट करते हैं जो जनरेशनल लेगेसी होती है। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी जुड़ी है। इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मिस्टर अशोक शाह, चेयरमैन अमेरिटस ऑफ वी ट्रांस इंडिया लिमिटेड। और उनके साथ आज हम जानने वाले हैं कि लॉजिस्टिक कंपनीज, जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, वो किस तरह से काम करती है। इंडियन इकोनॉमी में आज तक उनको इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया। क्यों इंडियन गवर्नमेंट्स लॉजिस्टिक कंपनीज को वो अहमियत नहीं देती, वो इंपॉर्टेंस नहीं देती अपनी इकोनॉमी में। और वहीं मिस्टर अशोक शाह 50 साल से अपनी इस लेगेसी को, अपनी लीडरशिप को और अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट को आगे लेकर चल रहे हैं।
और अपनी कंपनी को ऐसे मुकाम पे उन्होंने पहुंचाया है कि आज उनकी कंपनी के आसपास कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं टकराता। और पता है उनकी सबसे इंस्पायरिंग बात क्या है? आज भी 70 प्लस ऑफ एज में भी वो उसी डिसिप्लिन, उसी इंस्पिरेशन, उसी एक्साइटमेंट के साथ अपने आप को कैरी करते हैं और अपने रोल को कंपनी के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज इस पॉडकास्ट में उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से लॉजिस्टिक इंडस्ट्री काम करती है और उसकी डेप्थ एक्चुअल में क्या होती है। हेलो अशोक सर, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, एंड थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। सर, अगर मैं आपकी लाइन को समझना चाहूँ, मैं अगर लॉजिस्टिक को समझना चाहूँ, इस इंडस्ट्री को समझना चाहूँ, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे हम सब के लिए? देखिए, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री मतलब ये ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन 1947 या उससे पहले से शुरू हो गया था। वैसे देखें तो बैलगाड़ी के टाइम से चालू हो रहा था। मतलब हमारा जो लॉजिस्टिक के लिए कानून बना था ना, वो 88 का या 87 का कानून था, जो अभी तक जारी था। अभी कुछ साल पहले बदलाव हुआ उसमें। तो उसमें बैलगाड़ी से जब भी माल जाता था, वाहन होता था एक गांव से दूसरे गांव, तब से है। तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री तब से है। लेकिन ये ट्रक ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी जब से मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले से अपने देश में आ चुका है। पहले बैलगाड़ी से था, फिर घोड़ा गाड़ी से, घोड़े से, ट्रेन से, खच्चर से, ये सब ट्रांसपोर्टेशन होते रहते थे। और ट्रक का आगमन मेरे ख्याल से 1925 के बाद हुआ अपने देश में। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है। और हमारा जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट तभी क्या है, दो ही चीज़ें थी ट्रक में, फुल ट्रक लोड या पार्ट ट्रक लोड। 3 टन की पहले कैपेसिटी की व्हीकल आती थी, उसके बाद 5 टन की आई, उसके बाद 6.5 टन की आई, उसके बाद 9 टन की आई, उसके बाद 15 टन की कैपेसिटी आई, फिर 21 टन की आई और फिर 40 टन की आई। तो ये जर्नी जैसे जैसे बढ़ता गया, डेवलपमेंट होता गया, वैसे होता गया है। तो पहले 2 ही सेगमेंट थे, एक फुल ट्रक लोड और एक पार्ट ट्रक लोड। पार्ट ट्रक लोड में मतलब क्या है कि छोटे छोटे पार्सल होते हैं। वो एक गोडाउन में लोग बुक करा के जाते हैं और फिर जो उसका डेस्टिनेशन के लिए बुक किया है, वहाँ ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन होता था। वहाँ अपना गोडाउन रहता था, उसमें माल उतरता था और पार्टियाँ वहाँ से लेके जाती थी। और फुल ट्रक के लिए जाता था, वो डोर स्टेप से पिकअप होता था और डोर स्टेप से डिलीवरी हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट आया पार्ट लोड डिलीवरी का। तो पार्ट लोड डिलीवरी मतलब 10 टन की गाड़ी है, ट्रक है, उसमें 5 टन आपको उठा के हमारे दरवाजे पे डिलीवरी करना है और बाकी का जो 5 टन है या 4 टन है वो आपको अपना जो माल है गोडाउन का वो भर के जाना है। वो कॉन्सेप्ट आया। फिर 90 से शुरू हुई छोटे पार्सल आपके यहाँ से पिक करके और डेस्टिनेशन पे क्लाइंट को डिलीवरी देना, तो उसको एक्सप्रेस सर्विस का नाम दिया गया। और आज पिछले 8-10 साल के अंदर जो और डेवलपमेंट हुआ है, वो छोटे पार्सल मतलब 1 किलो 2 किलो ऐसे भी पार्सल है, वो पिकअप करना है, आपके दरवाजे पे डिलीवरी करना है, आपसे उसका पैसा वसूलना है और उसके बाद जो भेजना, जिसने बुक किया उसको देना है। तो आज की डेट में हमारा जो सेगमेंट है 1,25,000 पर डे की डिलीवरी हमारा ई-कॉम डिवीज़न कर रहा है। ओके। 1,25,000 पर डे का डिलीवरी हो रही है, जो बाइकर के जरिए होता है। ई कॉमर्स का बिजनेस हमारा, ई कॉम हम बोलते हैं उसको, ई कॉमर्स का। तो अगर हम पहले ट्रेडिशन की बात करें, जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, हाँ, और आज हम ई कॉमर्स की जब बात करते हैं, तो आपको कितना शिफ्ट महसूस होता है? पूरा 360 शिफ्ट हुआ है या पहले वाली ट्रेडिशनल चीज़ें अभी भी की जाती हैं? नहीं, 360 डिग्रीज नहीं हुआ है, अभी मिक्स एंड मैच चल रहा है। देखिए, अभी भी पार्ट लोड जा रहा है, अभी भी फुल लोड जा रहा है, अभी भी छोटे पार्सल गोडाउन्स के लिए आ रहे हैं। छोटे पार्सल
डिलीवरी के लिए भी आ रहे हैं, ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट में भी आ रहे हैं, एक्सप्रेस में भी बुक हो रहे हैं। एक्सप्रेस वाले भी 5 टन का माल ढो ले लेते हैं और कभी फुल ट्रक लोड भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या ज़रूरत पड़ने पे क्लाइंट के वो ढो लेते। तो सब मिक्स एंड मैच चल रहा है। एक ई कॉम ऐसा है जो बाइकर के जरिए डिलीवरी होता है, ट्रक से माल गोडाउन में पहुंचता है और गोडाउन से अलग अलग छोटे छोटे पार्सल है वो लोगों तक बाइकर के जरिए पहुंचाया जाता है। एक बाइकर दिन में 8 या 10 डिलीवरियां करता है, कभी 25 भी कर लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाइकर्स की, स्पेशली जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सी कंपनीज और भी हैं, लाइक जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये बाइकर्स को भी यूज़ करते हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक बाइक्स भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमेशा कंप्लेंट इनकी क्या रही है कि बाइकर्स को प्रॉपर पे नहीं मिलता या उतना नहीं मिलता जितना कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और ई कॉमर्स हम उसमें जोड़ रहे हैं, तो बाइकर्स या 2 व्हीलर्स का इतना प्रॉफिट होता है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? नहीं होता है। ये जो पूरा सेगमेंट है ना, वो वेफर थिन मार्जिन पे काम कर रहा है। और भाई अगर देखो कुएं में होगा, कुएं में अगर पानी होगा तो आपको 1 बाल्टी 2 बाल्टी मिल सकता है। कुएं में एक ही बाल्टी है और 10 लोग बाल्टी लगा लेके खड़े हैं तो 10 में कितना मिलेगा? 10वां हिस्सा ही मिलेगा। उस तरह से वो है कि बाइकर्स को जो ई कॉम का मजबूरी से लोग कर रहे हैं ई कॉम का, लेकिन क्योंकि 360 डिग्रीज मतलब ये सिंगल विंडो सॉल्यूशन अगर आप देना चाहते हैं तो ये करना पड़ता है। लेकिन इसमें मार्जिन है ना, हमारे लॉजिस्टिक प्लेयर के लिए भी छोटा है, बाइकर्स के। लेकिन बाइकर के लिए एक अच्छी बात क्या है कि जो बाइकर अपनी क्षमता के मुताबिक 15 डिलीवरी, 25 डिलीवरी, 50 डिलीवरी, उनको पर डिलीवरी कॉस्ट मिलती है। तो जितनी डिलीवरी वो ज़्यादा करते हैं उतनी उनकी कमाई ज़्यादा हो सकती है। लेकिन वो अपनी लाइफ कहीं ना कहीं रिस्क कर रहे हैं। कहा बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई जब वो रेड लाइट्स जंप करते हैं या उनका टाइमर होता है कि इस टाइम पे डिलीवरी करना ही करना है। नहीं, हमारा जो डिवीज़न है ई कॉम, उसमें कोई टाइमर का नहीं है। सुबह लेके गया, शाम से पहले डिलीवरी करना है। कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी लाइन में तेरे को पहले कौन सी लाइन का माल उठाना है, वो सब हम लोग सहूलियत देते हैं। तो हमारे बाइकर्स के लिए तो ये इतना स्ट्रेसफुल नहीं है जितना जिसके नाम लिए उनके लिए वो। और उसमें हकीकत में हम जो देते हैं उससे कम मिल रहा है, वो हकीकत है। ओके। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री की जब बात होती है और आपकी जब कंपनी आती है, यू आर प्रोवाइडिंग सो मच। इंडिया में आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम जब यंग जनरेशन भी बहुत क्वेश्चन ये पूछता है, कई डिबेट्स ऐसी होती हैं जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। अनएम्प्लॉयड लोग बहुत हैं इंडिया में और शायद कहीं ना कहीं मार्केट भी कोलैप्स होता जा रहा है। तो आपको लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का फ्यूचर कहाँ दिख रहा है इन कमिंग ईयर्स? देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों से सहमत ही नहीं हूँ। पहली बात, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो पेपर पे दिखाने के लिए है, बरोबर है। अभी ऐसे नाम आपको मिलेंगे रजिस्टर का जो कोई ठेला लगा रहा है या कोई पान बीड़ी की दुकान लगा रहा है, पान बीड़ी का गल्ला लगा रहा है, उनका कभी गिनती में नहीं आते और वो आज अपने परिवार का अच्छी तरह से पेट पालन कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, हाँ, जिसको काम नहीं करना है, काम ही नहीं करना है। आप देखो आज किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को आप पूछेंगे, बोले कि आदमी चाहिए, हमको आदमी चाहिए, और आदमी नहीं मिल रहे। अगर सही माने में अनएम्प्लॉयमेंट होता है इतना, तो क्यों क्वालिटी आदमी नहीं मिल रहे? एक सोच की बात है। मतलब जो दिखाया जाता है ना, कई मर्तबा ये मीडिया का, ये मतलब पेपर्स का होता है, आधा अधूरा चीज़ दिखाया जाता है। हकीकत में देखने जाओ तो उसका ही नाम दर्ज मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट में। वो सरकारी नौकरी के लिए जिसने अप्लाई किया है या नहीं मिली है और वहाँ अपना गुजरान
चला रहा है बरोबर से ठेला लगा के या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, मतलब हर एक आदमी जुगाड़ करके करता ही है। हाँ, ऐसे लोग हैं जिसको काम ही नहीं करना है, उसके लिए तो कुछ कर नहीं सके, भगवान भी ऊपर से आवे तो नहीं कर सकता है। लेकिन सर बहुत सारे लोग ना इंडिया में जो यंग स्टूडेंट्स हैं, इवन जो मिडिल एज स्टूडेंट्स भी हैं, अब वो ये कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, हम वेल एजुकेटेड हैं, बट हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात की, क्योंकि वो लोग पढ़े हैं लेकिन उनको किताबी नॉलेज है। जिंदगी में प्रैक्टिकल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं ना, तब वो फेल हो जाते हैं। और मुझे यही क्वेश्चन एक क्वालिफाइड लड़की थी, डबल ग्रेजुएट, उसने पूछा था आज से कुछ सालों पहले पुणे में। तो बोला सर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बोला इसके जिम्मेदार आपके माँ बाप हैं। बोला कैसे? काफ़ी लोग थे बड़े बैठे हुए थे। मैं बोला देखो, आपको अगर एप्लीकेशन एक सिंपल लिखने को बोलूँ 5 लाइन की, आप लिख सकती है, मैं सब्जेक्ट देता हूँ कोई भी सब्जेक्ट। तो सोच में पड़ गए। मैं बोला देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज जो होना चाहिए नहीं दिया। आपको खाना पकाना आता है तो नहीं आता होगा, मैं समझता हूँ। बोला सही बात है। मैं बोला देखो, हम लोग जब भी छोटे थे ना, हम लोग तो मेल चाइल्ड होने के बावजूद भी हमको ये सब 9-10 साल की उम्र में हम लोग सीख गए थे, क्योंकि उस टाइम एक ही चीज़ थी कि 5 बच्चे हुआ करते थे, 3 बच्चे, 10 बच्चे हुआ करते थे, चाचा के बच्चे, मामा के बच्चे, सब मतलब एक परिवार में, जॉइंट फैमिली में 10-10 बच्चे एक साथ ग्रो होते थे आगे पीछे। और सबको अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जो संघर्ष आपको आपके माँ बाप ने करने नहीं दिया, और उसके फलस्वरूप आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस में, नौकरी में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी सर्विस देने वाला नहीं है। तो आपके मतलब पेरेंट्स ने आपको पैम्पर्ड किया, मैं तो मेरी भाषा में कहूँ तो पैम्पर्ड किया है, और ये पैम्पर्डनेस की वजह से आपको सब चीज़ों से वंचित रखा है। आपको एक मतलब सेफ कस्टडी में आपको रख के वो आपका परवरिश की गई है, और इसी वजह से आप बाहर की दुनिया से आप वाकिफ़ नहीं है। और उन्होंने फिर जितने लोग थे उन्होंने सबने बोला कि नहीं, ये बात में तो दम है। आज तक हमने ये एंगल से सोचा नहीं। तो बोला इसका इलाज क्या? मैं बोला इलाज सिंपल है कि जब भी बच्चा छोटा होता है तब संघर्ष करने दो। संघर्ष से आप उसको कवच मत दो। और दूसरा कि 5-7 साल का अभी क्या है, पहले तो 2-4-6 बच्चे होते थे तो साथ में खेलते खेलते अपना संघर्ष करते बड़े होते थे। आज 1 या 2 बच्चे हैं तो उनके लिए एक ही चीज़ है, या उनको घर में संघर्ष का अनुभव करने दो, या फेलियर का मुंह देखने दो, और नहीं है वो उनको मैं बोला ट्रेनिंग दो टू फेल हो जाएंगे, और उसमें से कैसे उठना ये सीख जाएंगे तो बाकी सब प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगा। तो जब लॉजिस्टिक कंपनी या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात आती है, और एक तरफ बात आती है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो जब दोनों को हम एक साथ देखें तो आपको लगता है कि ये दोनों पैरेलल चल सकते हैं एक साथ? बिल्कुल चल सकते हैं, और हमने तो शुरुआत भी कर दी है उसकी। देखिए, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी ही चलेंगी। ये प्रस्तावित हुआ था 1999-2000 के दौरान, जब भी इंटरनेट का आगमन हुआ था, बराबर है। उस टाइम मैं एक सेमिनार में गया था, और सेमिनार में इंटरनेट क्या क्या कर सकता है उसके बारे में जानकारी दी गई। उसी दिन आके मैंने अपने भाइयों से बात की, क्योंकि हमने कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत 1986 में जब भी 3.5
लाख का इतना डब्बे सरी का कंप्यूटर आता था, उससे शुरुआत की थी। जी 90 में हमने रसीद हमारी जो बिल्टी होती है वो कंप्यूटर पे बनानी चालू की थी। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर की हालत ये थी कि एक मकान है, एक गोडाउन है, उसके 30 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा खोलेंगे तो बाकी के तो डेटा कभी सिक्योर ठीक से Safe नहीं नहीं। आते, सेफ नहीं, वो आगे पीछे हो जाते थे। कंफ्यूजन क्रिएट तो ये वजह से थोड़े सा चैलेंजेस आ रही थी। फिर इसका हल निकालने के लिए मैंने आके बात की, और उस दौरान 2002 के दौरान एक हमारा जो टेक्नोलॉजी का मैनेजर मिला हमको, इतना अच्छा और इतना जानकार था। तो उसको मैंने कहा कि भाई देख, पहले तो ये डेटा है ना, इसकी एक्यूरेसी मुझे चाहिए। तो बोला सर, इसके लिए 2 रास्ते हैं अपने पास। एक तो वीबी में जाना पड़ेगा, विजुअल बेसिक उस टाइम आया था नया नया। जी तो विजुअल बेसिक में जाएंगे तो डेटा सेफ रखेगा। तो हमने विजुअल बेसिक में हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट किया, कुछ स्क्रिप्ट लिख के, और कन्वर्ट किया तो ये डेटा बराबर है ना। इसके बाद हमने क्या किया, ये इंटरनेट के बारे में मैं वो जानकारी 2000 में मिली थी। मैंने बोला अभी ये इंटरनेट पे कैसे जाएगा, तो उसने अपलोड कैसे करने का वो सिस्टम बनाया। तो जो डेटा हमें जानकारी मिलती थी 8 दिन में या 4 दिन में, वो एवरी डे मॉर्निंग को अगले दिन का देखने मिला हमको। और जहाँ तक एआई की बात आई, तो एआई को क्या है कि एआई किस तरह से हमारे बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। तो एक तो हमारे जो ईयरली या क्वार्टरली या कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसका 360 डिग्रीज पूरा मुआयना कर सकते हैं। उसके ज़रिए हमको क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी है, क्या होता है, 80-20 का रूल्स लागू होता है। 80% क्लाइंट आपके हैं ना, वो 20% आपको बिजनेस देते हैं, और 20% होते हैं वो बाकी का 80% देते हैं। तो अपने को कहाँ फोकस करना, या आपकी एनर्जी कहाँ ज़्यादा जा रही है, उसके सामने आपको क्या मिल रहा है, ये सब चीज़ें हैं ना हमको एआई दे रही है। जी और एआई के जरिए मतलब जो चैलेंजेस आती है अपने बिजनेस में हमारे, उसका अगर डेटा प्रोसेस और फ्लो हम सही एआई में डालेंगे तो वो हमको रास्ता बता सकती है। तो एआई तो अभी क्या है कि लाइफलाइन हो गई है, आज नहीं तो कल। आज धीरे धीरे लोग एडॉप्ट करने लगे। अपन जितना ज़्यादा जल्दी से एडॉप्ट करेंगे एआई को, उतने वे सुखी होंगे। सर, जब बोला जाता है कि एआई का यूज़ ज़्यादा होगा इंडस्ट्रीज़ में, तो जो ह्यूमन पावर वाली जॉब्स हैं लाइक नर्स, प्लम्बर, कारपेंटर, इन सब की जॉब्स बहुत सिक्योर हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब्स की बात करते हैं, वो एआई के थ्रू सिक्योर बिल्कुल नहीं है। नहीं, सिक्योर देखिए, अभी कई कंपनियों ने कंप्यूटर बेस्ड जो काम करते हैं, उन्होंने साइड बाय साइड एआई सीखना स्टार्ट हुआ। एक कंपनी का अभी मेरे सामने उदाहरण आया था कि उनकी मैनेजमेंट बोला आपको 6 महीने का टाइम देता हूँ, उसमें अपने बिजनेस में एआई कैसे यूज़ करना वो आपको सीखना है। और उसकी कुछ रिटन टेस्ट लेंगे हम, या आपका जो KRI है उसके ऊपर KPI KRI के हिसाब से हम लोग मेजरमेंट लेंगे। उसमें जितने पास हो गए वो रहेंगे, बाकी को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो ले ऑफ है बेसिकली। ले ऑफ। और क्या हुआ पता है, रिजल्ट क्या आया? सब ने एआई सीख लिया, वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन उनका बिजनेस है वो डबल हो गया। तो एआई का ये पावर है, एआई यूज़ करने लगे, इनका प्रोडक्टिविटी है ना लोगों का बढ़ गया। और बढ़ गया तो मैनेजमेंट को कोई नहीं, उल्टे और लोगों को भर्ती किया उन्होंने। तो मतलब क्या है, इसको दोस्त समझ के अपनाना है।
अपना रिलेटिव है समझ के अपनाएंगे और उसका कैसे आपके बिजनेस उसके ऊपर दिमाग लड़ाएंगे ना तो आपको काम आ सकता है। बाकी जिसको काम ही नहीं करना है या सीखना ही नहीं है, हम तो नहीं सुधरेंगे, वैसे लोग हैं, उनके लिए तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जी, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी अपनी कंपनी की और जो लेगेसी आपको आपके पिताजी से मिली, तब अगर एआई आता तो क्या क्या चेंजेस आप अपनी कंपनी में कर सकते थे, क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको दिखती है? उस टाइम अगर एआई होता ना तो आज हमारी कंपनी की साइज है ना जो उससे कम 5 से 7 गुनी होती थी। नहीं, डेफिनेटली, ऑफ यस, डेफिनेटली। उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी इतना है कि जब जो नई टेक्नोलॉजी आई हम अपनाते गए और अपनाते गए, इसके लिए अपने आप को जीवित रख सकते हैं। क्योंकि 1958 में हमारे साथ काफ़ी मतलब मार्केट में कंपनियां थी, उसमें से इक्का दुक्का छोड़ के किसका नाम तक नहीं सुनाई दे रहा है अभी, और हम लोग 68 के नॉट आउट ऑन 68 है ना। जो नई जनरेशन इस समय हमें देख रही है, अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो, आपको कुछ ऐसा बताना हो कि जो आपकी कॉम्पिटिटिंग कंपनीज हैं, जो आपके साथ कंपटीशन में खड़ी हैं, उनको फेस कैसे किया जाए, बेशक किसी भी इंडस्ट्री की बात हो। नहीं, कंपटीशन जैसी चीज़ नहीं है। देखो, एक चीज़ है कंपटीशन, कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं भी कंपटीशन होगी, वो आपके अंदर की जो शक्ति है उसको निखार ला देती है। जब तक कंपटीशन नहीं होती है ना, लोग बेपरवाह हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, और जब भी निश्चिंत हो जाता है ना बंदा, तब नया सीखने का, नया करने का जुनून है वो मर जाता है। तो कंपटीशन होना ज़रूरी है। अभी कंपटीशन से कैसे आगे बढ़ना, तो कंपटीशन के आगे बढ़ने के लिए स्टेइंग रिलेवेंट, ये सबसे पहली चीज़ है। आपको ज़माने में जो चाहिए, आपके क्लाइंट को जो चाहिए वो देना सीखो, पहली बात। दूसरा, अपनी निश है ना, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है, उस पर काम करके उसको जितना मजबूत बनाएंगे और क्लाइंट आपको एक्सपेक्ट करता है उससे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देना चालू करेंगे, आपको कोई कंपटीशन लाइफ में नहीं लगेंगी। और हमने तो ये करने की हर टाइम कोशिश करते रहते हैं कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन सर, आज की जनरेशन में ना, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करूँगी कि हमारी जो थिंकिंग है ना, वो ऐसी हो गई है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ सैलरी हमारे पास है कि हम इतने में इतना ही करेंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे कंपनी को। और अगर हम अपना काम कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो तब हम ये सोचते हैं कि क्लाइंट ने हमें सपोज एक्स अमाउंट दिया है, उसमें इतनी ही सर्विसेज हम देंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो आप इस थिंकिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये ठीक है? नहीं, मैं तो ये मैं बिल्कुल इससे अलग तरीके से सोचता हूँ कि जहाँ जॉब कर रहे हैं उसको अपना ओनर समझो अपने आप को, और ओनर समझ के काम करोगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका दायित्व है, उससे कुछ अधिक देने की कोशिश करो। तो ये जो हैबिट है, कल को आप खुद के बिजनेस पे जाएंगे तो ये हैबिट ही आपको ऊपर लाएंगी। और क्लाइंट के लिए मैं तो ये कहता हूँ, क्लाइंट को जो ऑन पेपर है उससे कुछ अलग हटके कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएशन उस तरह से हो सकती है। कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो आपका वैल्यू क्रिएशन होगा। कि अनएक्सपेक्टेड नीड या डिज़ायर जो है वो देना स्टार्ट करो, देखो उसका रिजल्ट क्या आता है, फैंटास्टिक आएगा। राइट, रिलेशन बिल्ड करना पहले ज़्यादा, रिलेशन ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। आप जब भी उसकी अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देने स्टार्ट करेंगे तो उसको फर्क पड़ेगा कि मार्केट में क्या मिल रहा है और ये क्या दे रहे हैं। वो क्लाइंट लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा जी। और जो क्लाइंट सिर्फ भाव पूछते रहता है उसको ये समझो कि ये आपका क्लाइंट नहीं है। राइट। अगर आप उचित दाम पे बिजनेस कर रहे हैं और भाव के लिए खिटखिट करता है, उसको जितना हो सके ज़रूर पड़ने पे यूज़ करो, बाकी अवॉइड करो।
बाकी दूसरे क्लाइंट्स पे ध्यान दो। जो आपकी एनर्जी कम खाता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो। यस सर, अगर इसी के साथ मैं अगर ऐसे 5 पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि एक स्टेज पर जब आप खड़े होते हैं ना और वहाँ पर होल्ड रखना, कंपनी को वहाँ तक पहुँचाना और उसके बाद वहाँ पे सस्टेन कराना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपसे ऐसे 5 पॉइंट्स बिजनेस को लेकर जानना चाहती हूँ जो आज की जनरेशन या जो अभी बिजनेस में है वो अगर अपनाएं तो उनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। देखिए, बिजनेस की शुरुआत जब भी होती है ना, तो मैं सबको जो बोलता हूँ, यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि आपका बिजनेस सेटल हो जावे, स्टेबल हो जावे, तब तक आप रामायण का मॉडल अपनाओ। वो क्या है? रामायण का मॉडल में ये होता है कि राम जब वनवास में गए थे तो झोपड़ी में झाड़ू भी लगाते थे, पानी भी भरने जाते थे, फल भी तोड़ने जाते थे। मतलब वही सेठ थे, वही मैनेजर थे, वही क्लर्क थे और वही इंटर्न थे, बरोबर। तो वो मॉडल अपनाओ। मतलब कोई भी काम है, छोटा है बड़ा है, करते जाओ, सीखते जाओ, और एक टाइम सेटल हो गया उसके बाद सीधा महाभारत के अवतार में चले जाओ। महाभारत कहता है मतलब लीडिंग फ्रॉम द बैक। आप रथ के सारथी बनो। आपके पास एक अर्जुन होना चाहिए, एक युधिष्ठिर होना चाहिए, एक भीम होना चाहिए, एक नकुल हो जाना चाहिए, एक सहदेव होना चाहिए। मतलब फाइनेंस, ऑपरेशन, ये सब, सेल्स, ये सब के लिए एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए। और उसमें भी जो आपके साथ कंपनी में ज़्यादा ग्रो हुए हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। उनको जो आपका वो उन्होंने आपके साथ जिया है, अपने बिजनेस को जिया है, तो वो जो आउटकम लाएंगे ना, वो फिर नीड बेसिस पे जैसे विस्तार बढ़ता जाता है वैसे सेना अपनी भी बढ़ाती जाना है। तो इस तरह ये मॉडल करते हैं तो मैं बोलता हूँ ना कि इसमें सक्सेस। लेकिन इसमें एक बात है जो अहमियत रखती है, वो विश्वास। अपने सबऑर्डिनेट पे ब्लाइंड विश्वास करो। 10 में से एक कभी धोखा भी दे सकता है, नहीं दे सकता ये नहीं, लेकिन बाकी 9 का है ना, वो पोटेंशियल है ना, यूज़ करने से। लेकिन हमने हमेशा से सुना है कि जब भी बिजनेस करो तब पार्टनरशिप अवॉइड करो। पार्टनरशिप में भी अवॉइड करने का कहूँ, ये आपके जो मैनेजर्स हो गए या जो हो गए, और हो सकता है पार्टनरशिप की वजह से जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा इनमें बांट दो, वो बेस्ट रेमेडी है। लेकिन पार्टनरशिप अवॉइड करने के लिए क्यों कहा जाता है? बिजनेस माइंडसेट में जो लोग होते हैं देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। उसका ओरिजिनल डीएनए बरोबर है, उसके बाद उसका फैमिली बैकग्राउंड, स्पाउस का नेचर। कभी कभार पार्टनरों में बहुत अच्छी बनती है लेकिन उनके स्पाउस की वजह से इनका अनबन हो जाती है। ऐसा मैंने मतलब उदाहरण मेरे पास तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। तो इसकी वजह से तो पार्टनरशिप जहाँ ज़रूरी है या एक विचार के है एक ही, तो ये पार्टनरशिप अगर करनी है तो उसमें MOU बना के करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये सब डाल के प्रोविज़न करके करेंगे तो पार्टनरशिप चल सकती है। सर, अब मैं ना लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे समझने की कोशिश करना चाहूँगी आपसे कि अभी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है, बहुत फ्रजाइल टाइम है हमारे पास, और इस टाइम पे जब हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो क्या रोल लॉजिस्टिक इस समय निभा रहा है? लॉजिस्टिक का की रोल निभा रहा है, और आज की डेट में मेक इन इंडिया की वजह से हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ है मार्केट में और बहुत ही अच्छा है। और कई चीज़ें हैं जो शिपमेंट में जानी थी विदेश में, लेकिन शिप नहीं मिलने या कंटेनर नहीं मिलने की वजह से उनको यहाँ बेचनी पड़ी। तो यहाँ बेचने के लिए अपनी जो मार्केट है 1 करोड़ 40 लाख या 45 लाख की,
145 करोड़ की, वो मार्केट में सब चीज़ बिक जाती है, इन्वेंट्री कम हो जाती है, बोझा कम हो गया लोगों का, तो लोग तो खुश है, कई लोग खुश है। हाँ, कुछ इंडस्ट्री को इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आया है। जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके क्या है कि ये जो शिप के जरिए जाना है दरिया के मार्ग, मतलब सी शिपिंग के मार्ग से उनका दाम फ्रेट बढ़ गया है, उसकी वजह से एयर कार्गो पे डंपिंग ज़्यादा हो गई है। एयर कार्गो ने भी हिसाब से अपना रेट बढ़ा लिया और उनके वैसे भी रेट नहीं पड़ते, तो वो इम्पैक्ट आया है कि जो बॉटम लाइन है उसको थोड़ा डेंट हुआ है। ओके सर, इंडिया में ना मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लॉजिस्टिक, तो आप इसको आगे कैसे देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है आने वाले सालों में किस तरह होने वाला है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का? आज की डेट में अगर देखने जाओ तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है ना जी, हालांकि ऑन पेपर आपको यही किया जाए खेती प्रधान देश है, मतलब एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट, लेकिन हिसाब से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बेनिफिट या एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो आज लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है वो सबसे ज़्यादा है। और उसके बावजूद भी आज तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी सरकार ने लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को वो सपोर्ट नहीं दिया है जो और इंडस्ट्रीज़ को मिलते है, रियायतें मिलती है या समझो रिमोट एरिया में आपने बिजनेस किया तो रियायतें मिलती है, इनकम टैक्स में छूट मिलती है, वो कुछ नहीं मिला है। और लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक कंपनीज को या इंडस्ट्री को वो अहमियत नहीं दी या वो इम्पोर्टेंस नहीं दी अभी तक? एक ही वजह है, मैं जो समझता हूँ कि हर एक चीज़ है ना लॉबिंग से होती है। लॉबिंग में मतलब क्या है कि हमारी कोई लॉबी नहीं है, सिंपल से, तो उसकी वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री को इग्नोर किया गया। आज क्या है कि कोई भी जाएंगे, कोई भी एमपी होगा, एमएलए होगा, तो उसके पीछे जो लॉबिंग होती है कि फलाने को देना है, ये इंडस्ट्री को देना, अपने एरिया की इंडस्ट्री है या जनरल इंडस्ट्री है उसको देना है। हमारी ऐसी कोई लॉबी है नहीं, तो हम कई सालों से हमको इंडस्ट्री का दर्जा मिले इतना मांग रहे हैं, वो भी नहीं आज तक मिला है। और उसकी वजह से क्या है कि फाइनेंस लेने में आम तौर पे जो इंडस्ट्री को फाइनेंस मिलता है जो रेट से, उससे ज़्यादा परसेंटेज लेते हैं। हमको नहीं खुद को देना पड़ता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री एज ए होल देखने जाओ तो फाइनेंस का हर एक चीज़ में हमको ये भुगतना पड़ रहा है। कितना परसेंट पे मिलता है? अभी मेरी कंपनी को है ना, हमारे रेप्यूटेशन के हिसाब से बहुत लो रेट में हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पे ना 12-15% के बीच में आज की डेट में भी हमारी इंडस्ट्री चुका रही है। ओके, बट ये तो बहुत गलत चीज़ है लेकिन अभी क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग तो आशावादी है, उम्मीद रखते हैं एक ना एक दिन अच्छा आएगा, अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन की वो सुबह कभी तो आएंगी, वो सिर्फ ताक में हम रहते हैं बस। लेकिन आपके हिसाब से ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए और उससे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को बहुत अच्छा एक स्पेस मिल जाएगा टू शोकेस? नहीं, एक तो देखिए फाइनेंस है, वो जो इंडस्ट्री को मिलती है वही मिलना स्टार्ट हो गए, या रिमोट एरिया में जो बिजनेस करते हैं उन क्षेत्र को जो बेनिफिट दे उसका कुछ हिस्सा हमें भी दिया जाए। ये 2-3 चीज़ें हो जाएंगी और इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी होगा। अभी एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हमें तो हर चीज़ में डायरेक्ट टैक्स, हम तो देखो यूज़ करने से पहले देखो हमारा टैक्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग करके हमने ट्रक ली तो वो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो जीएसटी या कस्टम ड्यूटी वो सब पहले से काट के आती है, बराबर। उसके बाद पासिंग कराने गया तो रोड का यूज़ किया, उससे पहले हमको टैक्स भरना पड़ता है। राइट।
जो आम तौर पे देखो तो दूसरी इंडस्ट्री में ये यूज़ करने के बाद भरते हैं। तो ये चीज़ें अगर ठीक की अनफेयर जाए, है थोड़ी सी। मतलब ये न्यायी तरीके से सोच इस पे करके कुछ इस पे काम किया जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। लेकिन जब इंडियन इकोनॉमी की बात आती है तो आप जैसी कंपनीज बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंडियन जीडीपी में, उसके बाद भी जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नहीं ले रही है तो क्या कभी आप लोगों ने एक साथ होकर कभी कोई नहीं, action हमारे लेने की जो कोशिश देखो की? हमारे जो पेरेंट बॉडी है, हमारी बॉम्बे की एसोसिएशन, पूरे देश की एसोसिएशन है, उसकी पेरेंट बॉडी है, वो टाइम टू टाइम रिप्रेजेंट करते ही रहती है और कुछ चीज़ें होती भी है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं करने लायक जी। वो अभी पेंडिंग है। तवज्जो ही नहीं दिया जाता तवज्जो है। नहीं, राइट। और तवज्जो क्यों नहीं दे रहा है, तो एक ही लॉबी नहीं है। आप कोई एडवाइस अभी यंग जनरेशन को देना चाहेंगे कि जो बिजनेस में कदम रखना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि माँ बाप भी नहीं मानते कि हम अभी पैसा नहीं लगाएंगे, तुम इतने समझदार नहीं हो, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसी बात है, अगर आपके पास आज की डेट में देखो सबसे करेंसी क्या चीज़ है मालूम है? आइडिया। आइडिया इज़ अ करेंसी। और आपके पास अगर सही आइडिया है तो पैसा लगाने वाला मिल जाएगा, और सही आइडिया नहीं है और कुछ ट्रेडिशनली आप करना चाहते हो तो अपने आप को आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा, तो आपके माँ बाप आपको पैसा लगाएंगे। और प्रूव करने के लिए जो भी चीज़, जो फील्ड में जाना चाहते हैं, वहाँ साल में 1 साल 2 साल आप जॉब करके देखो, वहाँ की निटी ग्रिटी सीख लो, इनसाइड सीख लो, और इनसाइड सीख के अपने आप को प्रूव करेंगे और बाद में आप पेपर पे वो प्लान रख के बताएंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस तरह से जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से 100 में से 99 पेरेंट्स है ना, इसमें आपको मना नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आने वाला समय की मांग जो है वो स्टे रिलेवेंट, मतलब ज़माने के साथ रहो या ज़माने से एक कदम आगे रहने की कोशिश करो। और वो करने के लिए अगर आपको कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले ऑलमोस्ट मैं कहूँगा आपकी खुद की हेल्थ, और हेल्थ को ठीक कर रखने के लिए आपको जो हेल्थ को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं छोड़ते जाना पड़ेगा, और जितना आप नुकसान करने वाली चीज़ जल्दी छोड़ेंगे उतने आपके हेल्थ के लिए, और हेल्थ अगर ठीक हुई आपकी तो आपका माइंड भी काम करने लगेगा, और माइंड अगर काम ठीक से करने लगा तो आप एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो हासिल करना जाएंगे, क्योंकि ईश्वर है ना, अभी 700 करोड़ लोगों के एक ही ईश्वर है वैसे हम मानते हैं, और उन्होंने तो एक ही चीज़ कह के रखी है, तथास्तु। तो तथास्तु में ये आ गया कि आप जैसा सोचोगे, जैसा करोगे कि ये मुझे करना ही है, और लोगों के देने की भावना से कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको तथास्तु की वजह से आपको भी नई अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिल सकती है। तो अपने गोल के लिए पहले आप तय कर लो कि जैसे आप बस स्टैंड पे गए या रेलवे में गए तो पूछते हैं कहाँ जाना है, तो आप पहले ये तय करो कि कहाँ जाना है। कहाँ जाना है आपने तय कर लिया, उसके बाद आपकी स्वॉट एनालिसिस करो कि क्या आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, और उस पे ही काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप सभी सुनने वाले अपनी लाइफ में बेहतरीन तरीके से सफल हुए, वही मेरी शुभकामनाएं है आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके और इंडस्ट्री को इतनी डीपली जान के। डेफिनेटली जो ऑडियंस होगी उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो भी आपके सवाल हैं, या आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, या ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आप इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम डिस्कस करें और आपके लिए ऐसी पॉडकास्ट लाते रहें, और मिस्टर अशोक के साथ और हम ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट
आपके लिए लेकर आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। और मेरी कभी भी कोई सलाह की ज़रूरत हो किसी को भी, तो मेरे दरवाजे 24/7 खुले रहते हैं। हाउ स्वीट। Thank थैंक यू you. सो मच।